उसने इतिहास में इकलौता इवोल्यूशन जीन जागृत अवेकन किया, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। लेकिन उसकी खुशी एक सेकंड भी नहीं टिकी, क्योंकि सिस्टम ने उसे एक खौफनाक रियलिटी चेक दिया। ये उसे अगले 24 घंटों के भीतर मॉन्स्टर्स की दुनिया में धकेलने वाला था। उसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं थी, और उसे अंदाजा तक नहीं था कि वो एक प्रेडेटर बीस्ट का खाना बनने से बस कुछ ही मिनट दूर है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे एक सदी पहले मॉन्स्टर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सिर्फ अवेकनिंग के जरिए शक्तियां हासिल करके ही सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे हीरो के लिए उसकी आखिरी कोशिश में सक्सेस रेट सिर्फ 0.15% थी। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद वो वाकई अवेकन हो गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई ब्लू स्क्रीन दिखाई दी। इसने एक अजीब और अनडॉक्यूमेंटेड क्लास दिखाई, एवोल्यूशन जीन। यही उसका तीसरा और आखिरी मौका था। फेलियर का मतलब था एक कड़वी सच्चाई, अपनी बाकी जिंदगी आम इंसानों की तरह बिताना, बिल्कुल 90% आबादी की तरह। प्रिंसिपल की बेजान आवाज स्पोर्ट्स हॉल में गूंजी, जिसने रोहान को हकीकत में वापस ला दिया। उसने चारों ओर देखा। 18 साल के 400 छात्र हॉल में खड़े थे। सबके चेहरे पर वही हताशा भरी एक्सप्रेशन थी। ये उनकी तीसरी अवेकनिंग सेरेमनी थी। पहली कोशिश में सक्सेस रेट 15% था, दूसरी में गिरकर 1.5% रह गया, और इस आखिरी कोशिश के लिए यह महज 0.15% था। इस बात की पूरी संभावना थी कि आज उनमें से कोई भी अवेकन नहीं होगा। प्रिंसिपल अपनी बोरिंग स्पीच जारी रखते हुए धरती के इतिहास के बारे में बताने लगे। एक सदी पहले ग्रह पर एक बड़ी तबाही कैटेक्लिज्म आई थी। ओरिजिन रियम नाम का एक रहस्यमयी डायमेंशन प्रकट हुआ, जो अपने साथ विनाशकारी रिफ्ट्स और मॉन्स्टर्स लाया। इंसानियत लगभग खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन ओरिजिन रियम ने एक उम्मीद की किरण भी दी। जो लोग अवेकन हुए, उन्हें इस नए डायमेंशन तक पहुंच मिली, और वे सुपर ह्यूमन पावर के साथ वापस लौटे। उन्होंने बीस्ट को मारा, उनके जीन्स निकाले और जेनेटिक फाइटर्स बन गए। इन फाइटर्स ने पलटकर मुकाबला किया और धरती को वापस हासिल किया। प्रिंसिपल ने आखिरकार अपना हिस्ट्री लेसन खत्म किया। उन्होंने ऐलान किया कि रैंडम नाम पुकारकर सेरेमनी शुरू की जाएगी। पूरे कमरे में घबराहट फैल गई। रोहन अब भी निराश ही था। उसकी किस्मत बहुत खराब थी। अब किसी चमत्कार की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं था। प्रिंसिपल ने आवाज दी, सबसे पहले रोलैंड ग्रीन। रोलैंड स्टेज की ओर बढ़ा। उसके हाथ घबराहट से कांप रहे थे। वो अवेकनिंग चेयर पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अवेकनिंग क्रिस्टल्स के लिक्विड वाली एक सुई उसके हाथ में लगाई गई। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। 1 मिनट सन्नाटे में बीत गया। प्रिंसिपल ने अपनी घड़ी देखी। उन्होंने अपना सिर हिलाया। कोई रिएक्शन नहीं। तुम फेल हो गए, वापस जाओ। रोलैंड ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसका आखिरी मौका हमेशा के लिए जा चुका था। हॉल का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। प्रिंसिपल ने जल्दी से अगले स्टूडेंट को बुलाया। 1 घंटा बीत गया। 60 स्टूडेंट्स ऊपर गए और 60 के 60 फेल हो गए। रोहन बोर हो रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसका नंबर आखिरी न हो। प्रिंसिपल ने उसका नाम पुकारा, रोहन रॉय। रोहन खड़ा हुआ। वो सैकड़ों छात्रों की नजरों के बीच स्टेज की ओर बढ़ा। प्रिंसिपल ने बेरुखी से कुर्सी की तरफ इशारा किया। रोहन बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सुई उसके हाथ में चुभी, पर उसने शायद ही इसे महसूस किया। उसने अपनी सांसों पर फोकस करने की कोशिश की। पिछले 2 सालों से उसने एनर्जी महसूस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, पर कुछ काम नहीं आया। 40 सेकंड्स बीत गए। उसे अब भी बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। सिर्फ 5 सेकंड्स बचे थे। प्रिंसिपल अपनी घड़ी की ओर देख रहे थे, उसे भेजने के लिए तैयार। अचानक रोहन की स्किन पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके हाथों, गर्दन और छाती पर एक तेज खुजली तेजी से फैल गई। ऐसा लगा जैसे उसकी स्किन के नीचे हजारों चींटियां रेंग रही हों। उसके नीचे की मशीन जोर से गूंजने लगी और लाइट्स टिमटिमाने लगीं। प्रिंसिपल रुक गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। मशीन ने एक तीखी बीप दी और स्क्रीन चमक उठी। जेनेटिक अवेकनिंग सक्सेसफुल। भीड़ में सन्नाटा छा गया, पर रोहन मशीन की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी आंखों के ठीक सामने एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दी। नेम रोहन रॉय, रैंक F, जीन्स एवोल्यूशन जीन,
जेनेटिक आर्मामेंट्स। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने वाकई कर दिखाया। वो एक अवेकन था। उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और उसकी जगह जबरदस्त एक्साइटमेंट ने ले ली। लेकिन उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। सच्चाई उसे किसी शारीरिक चोट की तरह लगी। उसके पास सिर्फ 24 आवर्स थे, इससे पहले कि सिस्टम उसे खतरनाक ओरिजिन रियल्म में जाने पर मजबूर कर दे। उसके पास न कोई वेपन्स थे, न कोई कॉम्बैट एबिलिटीज, और एक ऐसा जीन जिसका नाम सुनने में लड़ाई के लिए काम का नहीं लग रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी थी। उसे तुरंत तैयारी करनी थी। ज्यादातर लोगों को अवेकन होने पर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं मिलता था, लेकिन कुछ किस्मत वालों को वो मिलता था जिसे लोग स्टार्टिंग जीन कहते थे। सभी जाने माने स्टार्टिंग जीन्स ऑनलाइन अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड थे, लेकिन रोहन को एवोल्यूशन जीन का कोई जिक्र नहीं मिला। सिर्फ 10 जाने माने टाइप्स थे, और ये यकीनन उनमें से एक नहीं था। मुझे लगता है अब ये 11 हो गए हैं, रोहन ने सोचा। अगर वो 400 हैरान क्लासमेट्स के सामने स्टेज पर खड़ा न होता तो वो खुशी के मारे कूद पड़ता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अभी नहीं जानता था कि ये जीन क्या करता है, पर नाम सुनने में बहुत ताकतवर लग रहा था। जैसे ही रोहन स्टेज से नीचे उतरा, हर एक आंख उसी पर टिकी थी। शुरुआती सन्नाटा जल्द ही हैरानी और जलन की फुसफुसाहट में बदल गया। रोहन ही, एक जाना पहचाना चेहरा उसके पास आया, जो पूरी तरह अवॉकवर्ड लग रहा था। ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जोआना थी। मुझे पता है हमारा ब्रेकअप 1 महीने पहले हुआ था, पर मुझसे गलती हो गई, वो हकलाते हुए बोली। रोहन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा उसके पास से निकल गया। अटर ट्रैश, वो खुद से बुदबुदाया। मुझे बेकार समझकर फेंक दिया, और जैसे ही मेरी वैल्यू बढ़ी, रेंगते हुए वापस आ गई। जोअन्ना एक अमीर परिवार से थी, पर वे मामूली नागरिक थे जिनमें कोई अवेकन नहीं था। वो साफ तौर पर उसका इस्तेमाल करके इसे बदलना चाहती थी। रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा एग्जिट की ओर बढ़ा। अपना टर्न आने के बाद स्टूडेंट्स जाने के लिए आजाद थे, और उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं थी। उसने अपनी ऑफिशियल बेनिफिट्स के बारे में सुनने के लिए प्रिंसिपल का इंतजार तक नहीं किया। वो नियम पहले से जानता था। हर नए अवेकेंड नागरिक को सरकार की तरफ से एक बार $1 लाख का वजीफा स्टाइपेंड मिलता था। वो पल भर में गरीबी से अमीरी की ओर छलांग लगा रहा था। हालांकि ओरिजिन रियल में सरवाइव करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। अगर उसने सही तैयारी नहीं की तो $1 लाख ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। सबसे पहले मुझे अवेकन सेंटर में रजिस्टर करना होगा, रोहन ने सोचा। फिर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खरीदना होगा। सेंटर यहां से 1 घंटे की पैदल दूरी पर था। आमतौर पर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर रोहन थक जाता और पसीने से तरबतर हो जाता, पर उसके नए एफ रैंक स्टेटस ने उसके शरीर को टॉप शेप में रखा था। वो बिना एक बूंद पसीना बहाए वहां पहुंच गया। अवेकन सेंटर एक विशाल, बिना खिड़कियों वाली काली इमारत थी जो 250 मीटर ऊंची थी। लेकिन रोहन का पूरा ध्यान अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों पर था। कितनी भारी औरस है, वो अपनी तेज होती सांसों के बीच बुदबुदाया। कुछ लोगों ने कैजुअल कपड़े पहने थे, जबकि कुछ खुलेआम ओरिजिन रियम के आर्मर और वेपन्स दिखा रहे थे। विडंबना ये थी कि सबसे खौफनाक औरस उन लोगों की थी जो आम लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे। रोहन को भेड़ियों के बीच एक भेड़ जैसा महसूस हुआ, पर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मैं लॉबी सर्विस काउंटरों की कतारों से भरी हुई थी। रोहन लंबी लाइनों को छोड़कर सबसे छोटी लाइन में लग गया, जिसे एक युवा पुरुष कर्मचारी संभाल रहा था। बाकी लाइनें पुरुषों और महिलाओं से खचाखच भरी थीं, जो बस सुंदर महिला रिसेप्शनिस्ट से बात करने के लिए इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट के भीतर रोहन सबसे आगे पहुंच गया। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कर्मचारी ने एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा। मैं एक अवेकेंड के रूप में रजिस्टर करना चाहता हूं, रोहन ने जवाब दिया। उस आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने बाईं ओर इशारा किया। वहां से एलिवेटर लेकर 5वीं मंजिल पर जाइए। रोहन ने नोटिस किया कि पास खड़े कुछ अवेकेंड अपनी हंसी दबा रहे थे। उसे शक हुआ, पर डरावने माहौल की वजह से उसने सवाल नहीं किए। वो जल्दी से एलिवेटर की ओर बढ़ा और ऊपर चला गया। 5वीं मंजिल पर दरवाजे खुले तो सामने एक बड़ा वेटिंग एरिया था जहां करीब 50 लोग कुर्सियों पर बैठे थे। रोहन ने कमरे का मुआयना किया। सब उसकी उम्र के ही लग रहे थे। ये सब मेरी उम्र के हैं, रोहन ने राहत महसूस करते हुए सोचा। मैं यकीनन सही जगह पर हूं।
रोहन थोड़ा हिचकिचाया और फिर खाली सीटों में से एक पर बैठ गया। 5वीं मंजिल किसी रजिस्ट्रेशन रूम जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये एक विशाल लॉबी थी जिसमें चमचमाते काले फर्श थे और सामने की दीवार पर सिर्फ एक दरवाजा था। वहां का माहौल बहुत अजीब था। उसकी उम्र के लगभग 50 लोग एकदम सन्नाटे में बैठे थे, पर वे किसी सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं कर रहे थे। वे जरूरत से ज्यादा शांत थे। कुछ अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान मेडिटेशन में थे, कुछ अपने वेपन्स चेक कर रहे थे। रोहन का ध्यान अचानक अपनी बाईं ओर बैठी एक युवती पर गया। वो खूबसूरत थी, पर उसने बड़ी शांति से अपने हाथों में धारदार डैगर्स की एक जोड़ी पकड़ रखी थी। उसके बगल में एक युवक अपनी विशाल सेबर तलवार साफ कर रहा था। टाइट लेदर कॉम्बैट गियर पहने एक दूसरी लड़की अपनी उंगलियों को एक छोटे भाले स्पेयर के चारों ओर मोड़ रही थी। उस कमीने ने मुझसे झूठ बोला। रोहन को एहसास हुआ। तुरंत उसके मन में पैनिक भर गया। ये जगह बिगिनर्स के लिए नहीं थी। ये सब अनुभवी अवेकेंड फाइटर्स थे और वे जिस भी चीज का इंतजार कर रहे थे वो यकीनन खतरनाक थी। रोहन ने अपने सस्ते स्नीकर्स और पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म की तरफ देखा। वो किसी जोकर की तरह अलग ही चमक रहा था। वो जल्दी से एलिवेटर की तरफ जाने के लिए खड़ा हुआ, पर तभी उसके पीछे एक भारी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। बैच 27, तैयार हो जाओ। असेसमेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। वो आदमी रुका और सीधे रोहन को घूरने लगा। और अब डर कर भागने का कोई मौका नहीं है, लड़के। इस कमरे में आने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रोहन जम सा गया। उसने जल्दी से एलिवेटर का बटन दबाया, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा था, उस आदमी ने उसे याद दिलाया। रोहन उस खतरनाक दिखने वाले आदमी का सामना करने के लिए मुड़ा। अचानक एक जबरदस्त प्रेशर रोहन के शरीर से टकराया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे गहरे समंदर में फेंक दिया गया हो। वो आदमी मुस्कुराया। वो अपनी खौफनाक ऑरा का इस्तेमाल रोहन को चुप कराने के लिए कर रहा था, ताकि वो अपनी गलती न समझा सके। कुछ तनावपूर्ण सेकंड्स के बाद उस आदमी ने अपनी नजर हटा ली और प्रेशर खत्म हो गया। रोहन अपनी सांसें बटोरने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पूरी तरह फंस चुका था। उसकी बाईं ओर बैठी भूरे बालों वाली खूबसूरत लड़की ने उसका पीला पड़ा चेहरा नोटिस किया। तुम नर्वस लग रहे हो, उसने कहा। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? रोहन ने अपना आपा बनाए रखने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। उसने उसे एक अजीब नजर से देखा। क्या ये तुम्हारा पहला बीस्ट ट्रायल है? हाँ, रोहन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला। सही है, उसने सिर हिलाया। ज्यादातर लोग अपने पहले लाइव बीस्ट ट्रायल से पहले घबरा जाते हैं। बस अंदर जाने के बाद सुन्न मत पड़ जाना। रोहन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लाइव बीस्ट? अंदर? उसने थूक गटका। सॉरी, पर यह मंजिल असल में किस काम के लिए है? लड़की ने उसे पूरी तरह से यकीन न कर पाने वाली नजरों से देखा। तुम सीरियस हो? बिल्कुल, रोहन ने सूखे गले से कहा। लड़की ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह 5वीं मंजिल का ट्रायल जोन है। लोअर रैंक के अवेकेंड यहां ओरिजिन रियम से पकड़े गए 20 से लड़ने आते हैं। एसोसिएशन इसका इस्तेमाल कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट करने और रिवॉर्ड्स देने के लिए करती है। उसने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को देखा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर निको के डेस्क पर गए थे, है ना? क्या उसका नाम यही था? रोहन बुदबुदाया। वह एसोसिएशन का ट्रोल है, उसने उसके कंधे को थपथपाते हुए समझाया। वो नए लोगों के साथ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ऊपर की पोजीशन पर हैं। खैर, जिंदा बाहर आने की कोशिश करना। वो मुड़ी और बाकी ग्रुप के साथ उस भारी दरवाजे के पार चली गई। रोहन पीछे ही रुका रहा, ये उम्मीद करते हुए कि वे शायद उसे भूल जाएंगे। अचानक पीछे से एक भारी जूते ने उसे जोर से लात मारी। उस खूंखार इंस्ट्रक्टर ने चुपके से आकर उसे लात मारी थी, जिससे रोहन सीधा दरवाजे के पार जा गिरा। रोहन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और फर्श पर मुंह के बल गिरने से खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया। ये क्या बकवास है? वो गुस्से में घूमते हुए चिल्लाया। वो भारी मेटल का दरवाजा सीधा उसके मुंह के सामने बंद हो गया, जिससे उसके भागने का इकलौता रास्ता बंद हो गया। उसका गुस्सा जल्दी ही ठंडे पसीने में बदल गया। वो तेज रोशनी वाली एक लंबी और अंधेरी गलियारे कॉरिडोर में फंस चुका था। गलियारा बिल्कुल किसी साधारण दफ्तर जैसा दिख रहा था। ऐसी जगह जहां कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अंदर जिंदा राक्षस रखे होंगे। आगे बाकी जागृत लोग आराम से चलते हुए आपस में बातें कर रहे थे।
वे आने वाली परीक्षा को लेकर उत्साहित थे, लेकिन रोहन के भीतर सिर्फ गुस्सा और झुंझलाहट भरी हुई थी। इस सब की वजह थी रिसेप्शन पर बैठा वो हरामी। अब उसे समझ आया कि बाकी सभी लोग उस लाइन से ऐसे बचकर क्यों निकल रहे थे जैसे वहां कोई महामारी फैली हो। उसके साथ अच्छी खासी शरारत की गई थी। भाड़ में जाए, रोहन ने मन ही मन बड़बड़ाया। अभी जो हो रहा है होने देता हूं, इसके बाद असली रजिस्ट्रेशन रूम ढूंढ लूंगा। उसे जागृत हुए मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था। लड़ाई का तो उसे जरा भी अनुभव नहीं था, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो तेज कदमों से समूह के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े तैयारी कक्ष में पहुंचे। वह जगह किसी खिलाड़ियों के लॉकर रूम जैसी लग रही थी। दीवारों के किनारे धातु के लॉकर लगे थे। उनके बीच बीच में हथियार रखने के रैक रखे हुए थे। काले रंग की वर्दी पहने कई कर्मचारी हाथों में टैबलेट लिए खड़े थे। दरवाजे के ऊपर लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन चमक रही थी। एफ रैंक चैलेंज ट्रायल, जीवित दैत्य मूल्यांकन, इनाम प्रदर्शन के अनुसार मिलेगा। ये सब देखकर रोहन का गला सूख गया। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। इतने में उसने आसपास खड़े लोगों की फुसफुसाहट भी सुन ली। जिस रुखे आदमी ने अभी कुछ देर पहले उसे लात मारी थी, वो सी रैंक का जागृत था। जागृत लोगों की दुनिया में वो असली अभिजात वर्ग का सदस्य माना जाता था। रोहन को तो इस दुनिया में धीरे धीरे कदम रखना चाहिए था, लेकिन उसे सीधे शेर के मुंह में धकेल दिया गया था। तभी पोनीटेल बांधे एक सख्त चेहरे वाली महिला अधिकारी आगे आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम सब नियम जानते हो। इतने में उसकी नजर रोहन पर पड़ी, जिसने डरते डरते हाथ उठा रखा था। क्या बात है? रोहन हकलाते हुए बोला, मैडम, मुझे नियम नहीं पता। महिला अधिकारी ने कुछ पल उसे बिना कुछ कहे देखा, फिर पूरे कमरे की ओर मुड़कर बोली, तो ध्यान से सुनो। तुम सबको अलग अलग परीक्षण कक्ष में भेजा जाएगा। हर कक्ष में ओरिजिन रियल्म का एक जीवित एफ रैंक दैत्य छोड़ा जाएगा। तुम्हें 3 मिनट तक जिंदा रहना होगा, या उसे काबू करना होगा, या फिर उसे मार गिराना होगा। तुम्हारा मूल्यांकन उसी के आधार पर होगा। वो एक पल रुकी। उसकी ठंडी नजर पूरे कमरे पर घूमी। भागने की कोशिश करना या कहीं छिप जाना सिर्फ तुम्हारी मौत को और तेज करेगा। इस परीक्षा से बाहर निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो पास होकर बाहर निकलो या स्ट्रेचर पर। रोहन की आंखें फटी रह गईं। 3 मिनट एक जिंदा दैत्य के सामने? उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, क्योंकि उसे सही तरीके से पंजीकरण कराने का मौका ही नहीं मिला था। उस किसी बड़े अधिकारी के बिगड़ैल बेटे ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। महिला अधिकारी ने आगे कहा, आपातकालीन बचाव तभी किया जाएगा जब तुम्हारी जान पर बनाए। हल्की चोटों की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी। अगर हाथ या पैर कट जाए तो उसकी भरपाई नीति की धारा 14 के अनुसार की जाएगी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ पैर कटने का मुआवजा? उसने घबराकर सोचा, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो सीधी मौत का मैदान है। भीड़ में खड़े एक आत्मविश्वासी युवक ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। मैडम, पास होने पर इनाम क्या मिलेगा? महिला अधिकारी ने बिना भाव बदले जवाब दिया, सबसे निचले पासिंग ग्रेड पर $1,50,000, एक मानक एफ रैंक दैत्य कोर या उसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु मिलेगी। और जो ऊंचा ग्रेड हासिल करेंगे उन्हें जीन या आनुवंशिक हथियार दिए जाएंगे। ये सुनते ही पूरा कमरा उत्साह से गूंज उठा। सब लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। यही वजह थी कि वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। इनाम इतने बड़े थे कि किसी की भी जिंदगी बदल सकते थे। और ये तो सिर्फ एक एफ रैंक की परीक्षा थी। रोहन के अंदर घबराहट के बीच अचानक एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी उठ खड़ा हुआ। जीन्स और जेनेटिक आर्मामेंट्स ओरिजिन रियम के मॉन्स्टर्स से मिलने वाले सबसे कीमती ट्रेजर्स थे। ये तुरंत इंसान को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दे सकते थे, जैसे एक्सट्रीम स्पीड, असाधारण ताकत या हीलिंग पावर्स। उसके यूनिक एवोल्यूशन जीन से अलग ये ड्रॉप जीन्स बेहद रेयर और बहुत महंगे होते थे। लेकिन एक एफ रैंक अवेकेंड हर रैंक पर सिर्फ एक ही जीन एब्जॉर्ब कर सकता था। रोहन के पास पहले से एवोल्यूशन जीन था, जो उसे डिफॉल्ट से ही खास बनाता था। फिर भी सबसे पहले उसे जिंदा रहना था। मुझे खुद को संभालना होगा, अभी और तुरंत, उसने सोचा और चारों ओर देखा। बाकी कैंडिडेट्स के पास हाई क्वालिटी गियर था। कुछ के हाथों में हल्की चमक छोड़ते जेनेटिक आर्मामेंट्स भी थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। खुशकिस्मती से उसे लॉकर्स के बीच स्टैंडर्ड वेपन रैक्स दिख गए। उनकी क्वालिटी दूसरों की तुलना में बेहद खराब थी, लेकिन नंगे हाथ मॉन्स्टर से लड़ने से तो बेहतर ही थी।
रोहन जानता था कि उसे कौन सा वेपन चाहिए। ये स्पीयर ठीक लग रहा है, हालांकि शायद ज्यादा देर न टिके। उसने भाले की डंडी पकड़ते हुए बुदबुदाया। उसे हमेशा स्वॉर्ड्स कूल लगती थीं, लेकिन स्पीयर उसे एक साफ फायदा देता था, दूरी। स्पीयर से वो दुश्मन को दूर रख सकता था। वो थ्रस्ट कर सकता था, स्लैश कर सकता था, ब्लॉक कर सकता था, और जरूरत पड़ी तो फेंक भी सकता था। स्वॉर्ड्स या डैगर्स की तुलना में स्पीयर उसके सर्वाइवल के लिए सबसे बेहतर विकल्प लगा। सुनो सब लोग, सख्त ऑफिसर की आवाज गूंजी और कमरा शांत हो गया। नाम रैंडम बुलाए जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 3 टेस्टिंग चेंबर्स हैं, इसलिए 3 लोग एक साथ जाएंगे। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, इसलिए शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा देना। वो अपनी टैबलेट पर नजर डालकर बोली, सबसे पहले लूसिल बोवेंस, सोफिया पॉटर और तुम वहां। सबकी नजर उसकी उंगली की दिशा में गई। रोहन का दिमाग खाली हो गया जब उसे एहसास हुआ कि सैकड़ों आंखें उस पर टिकी हुई हैं। उसके मुंह से निकल गया। ऑफिसर की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, तुम्हारी बारी है। कमरे में हल्की हंसी और फुसफुसाहट फैल गई। अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में रोहन साफ तौर पर अजीब लग रहा था। ये साफ दिख रहा था कि उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। भूरे बालों वाली लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। कठिन शुरुआत है, उसने धीमे से कहा। चलो आगे, ऑफिसर ने अधीर होकर कहा। या मुझे खुद घसीट कर तुम्हें चांबर में डालना पड़ेगा? रोहन ने गला सूखा हुआ महसूस किया। पैनिक ने उसके जमे हुए शरीर को मजबूर किया कि वो चले। उसने रैक से स्पीयर उठाया और लूसियल और सोफिया के साथ आगे बढ़ गया। लूसियल लंबा, गोरा लड़का था जो पूरी तरह शांत दिख रहा था। उसके हाथ में कोई दिखाई देने वाला वेपन नहीं था, जिसका मतलब था कि या तो वो बारे हैंडेड लड़ता है या उसके पास कोई हिडन जेनेटिक आर्मामेंट है। सोफिया के हाथ में छोटा स्पीयर था और उसने टाइट लेदर कॉम्बैट गियर पहन रखा था। उसके चेहरे से कॉन्फिडेंस टपक रहा था। और रोहन, वो अब भी एक खोया हुआ स्कूल बॉय ही लग रहा था। वे एक छोटे हॉलवे से होते हुए एक गोल कमरे में पहुंचे। वहां 3 भारी स्टील गेट्स थे, जिन पर 1, 2 और 3 लिखा था। लूशियल, चेंबर 1। सोफिया, चेंबर 2, ऑफिसर ने आदेश दिया। उसकी नजर रोहन की यूनिफॉर्म पर थोड़ी देर टिकी रही। तुम चेंबर 3 में जाओ। रोहन का गला सूख कर रेगिस्तान जैसा हो गया था। वो टेस्ट चैम्बर नंबर 3 के लोहे के फाटक की छोटी सी खिड़की से अंदर झांक रहा था। अखाड़े की जमीन पर हर तरफ जलने के निशान, गहरी दरारें और सूखे हुए खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। महिला अधिकारी ने ठंडी आवाज में आखिरी बार घोषणा की, याद रखो, 3 ही रास्ते हैं। जिंदा बचो, दैत्य को काबू करो, या उसे मार गिराओ। जितना बेहतर प्रदर्शन करोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। और अगर अपनी बेइज्जती करवाई तो किसी से सहानुभूति की उम्मीद मत रखना। लूसियल हल्का सा मुस्कुराया। सोफिया ने अपनी गर्दन घुमाकर शरीर को ढीला किया, लेकिन रोहन का तो उल्टी करने का मन हो रहा था। आखिरकार वो घबराकर चिल्ला पड़ा, नहीं, सच में, मैं आज ही जागृत हुआ हूं। मैं कभी ओरिजिन रियल्म भी नहीं गया। पास खड़ा एक कर्मचारी चौंक कर उसकी ओर मुड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चैम्बर नंबर 3 का भारी फाटक धीरे धीरे खुल गया। अगले ही पल महिला अधिकारी ने उसे एक जोरदार लात मारकर सीधे अखाड़े के अंदर धकेल दिया। रोहन बुरी तरह फांस चुका था। वो गोलाकार अखाड़े के बीचों बीच खड़ा था। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसके पैरों के नीचे बिछी काले पत्थर की जमीन गायब हो गई। चारों ओर घना कोहरा फैल गया। उस कोहरे के छांटते ही पूरा दृश्य बदल चुका था। अब वहां एक घना वर्षावन था। चारों तरफ नमी थी, अंधेरा था, और ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अखाड़े की सीमा घने कोहरे से घिरी हुई थी। उसी से पता चल रहा था कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। रोहन वहीं जड़ हो गया। दूर अंधेरे में पीली भूरी आंखों की एक जोड़ी उसे घूर रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना भाला सामने तान दिया। धीरे धीरे कोहरे के भीतर से एक विशाल जानवर बाहर निकला। वो किसी तेंदुए जैसा दिखता था। उसका फर कोयले की तरह काला था। पूरे शरीर पर गहरे पीले धब्बे थे, लेकिन उसका आकार किसी साधारण तेंदुए से लगभग 2 गुना था। और डर 10 गुना ज्यादा। रोहन का पूरा शरीर भय से जकड़ गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मैं तो गया। उसने मन ही मन उस रिसेप्शन वाले को कोसा जिसने उसे फांसाया था, उस प्रशिक्षक को भी जिसने उसे यहां भेज दिया, और उस अधिकारी को भी जिसने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन वो जानता था, घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने खुद को समझाया, शांत रहो,
मुझे इसे मारना नहीं है, बस 3 मिनट तक जिंदा रहना है। अचानक सोए हुए काला तेंदुआ बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। पलक झपकते ही उसने आधी दूरी तय कर ली। उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। रोहन ने बिना सोचे समझे खुद को एक तरफ फेंक दिया। तेंदुआ उसके बिल्कुल पास से निकल गया। उसका हमला बाल बाल चूक गया, लेकिन उसके एक पंजे ने रोहन की बाह की आस्तीन को आसानी से चीर डाला। रोहन गीली जमीन पर कई बार लुढ़का, फिर किसी तरह उठकर दोबारा खड़ा हो गया। उसने कांपते हाथों से भाले को कसकर पकड़ लिया। तेंदुआ कुछ ही मीटर दूर बेहद आराम से उतरा। वो नीचे झुककर शिकार करने की मुद्रा में रोहन को घूरने लगा। ये सिर्फ एक एफ रैंक दैत्य था, सबसे निचले दर्जे का। फिर भी रोहन उसके सामने बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। एक भी गलती और सीधी मौत। जागृत होने के बाद मिली उसकी तेज नजरें अंधेरे झाड़ियों में भी तेंदुए की हर हरकत पर नजर रख पा रही थीं। वो धीरे धीरे पीछे हटता हुआ बुदबुदाया, बस 3 मिनट। उसी क्षण तेंदुआ दूसरी बार झपटा। रोहन ने भाला सीधा आगे घोंपने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीमा था। तेंदुआ फुर्ती से भाले की नोक के नीचे से निकल गया और अपने विशाल पंजे से जोरदार वार किया। रोहन किसी तरह भाले के लकड़ी वाले डंडे से उस वार को रोक पाया। चटाक! भयानक टक्कर से तेज कंपन उसके दोनों हाथों में दौड़ गई। वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही पड़ा था, लेकिन उसने पूरी ताकत से भाले को पकड़े रखा। वो जानता था, अगर हथियार हाथ से छूट गया तो उसकी मौत तय थी। बाहों में धड़कते दर्द के बावजूद रोहन अपनी जगह डटा रहा। अभी हुई भिड़ंत से उसे एक बेहद अहम बात समझ आ गई। ये दैत्य उससे कहीं ज्यादा तेज था, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत उतनी जबरदस्त नहीं थी। अगर यह ताकत पर आधारित एफ रैंक दैत्य होता तो उसके लकड़ी के भाले को एक ही वार में तोड़ चुका होता। रोहन की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन डर की जगह उसका दिमाग साफ होने लगा था। यही मेरा मौका है, उसने मन ही मन कहा। अगर मैं हर वार सही समय पर रोकूं और हर छलांग से ठीक तरह बचता रहूं तो मैं ये 3 मिनट निकाल सकता हूं। तेंदुआ बिना कोई आवाज किए उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसकी गहरी पीली आंखें लगातार रोहन पर टिकी हुई थीं। कुछ ही पल में उसे समझ आ गया कि रोहन पहले हमला नहीं करेगा। अगले ही क्षण वो फिर बिजली की तरह झपटा। इस बार उसका निशाना सीधा रोहन का गला था। रोहन पूरी ताकत से बगल में खड़े एक पेड़ की ओर उछल गया। उसने हवा में ही अपनी दिशा बदल दी, साथ ही पूरी ताकत से भाला घुमाकर तेंदुए के घातक पंजे को एक ओर धकेल दिया। धड़ाम! भाले और पंजे की टक्कर से तेज हवा का झोंका उठा और आसपास की धूल उड़ गई। तेंदुआ कुछ कदम पीछे हट गया। वो जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। तभी रोहन को एक डरावनी सच्चाई समझ आई। उसने मन ही मन कहा, ये लोग पागल हैं। ये हमें भूखे दैत्यों के सामने उतार रहे हैं। अगर कोई शिकारी अपने शिकार को पलटकर लड़ते देखे तो अक्सर पीछे हट जाता है, लेकिन जो भूखा हो वो आखिरी सांस तक लड़ता है। तेंदुए ने एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार उसने जरा भी सावधानी नहीं बरती। वो जानलेवा रफ्तार से हवा चीरता हुआ रोहन पर टूट पड़ा। रोहन ने किसी तरह अपना शरीर मोड़ लिया। उसके पंजे बाल चूक गए। सिर्फ सहज प्रतिक्रिया में रोहन ने भाला नीचे की ओर घुमाया। भाले की लोहे की नोक पूरी ताकत से तेंदुए के शरीर से टकराई। छन! धार उसकी चमड़ी को हल्का सा चीरती हुई निकल गई। उसकी बगल पर एक पतली सी खून की लकीर उभर आई। तेंदुआ तुरंत पीछे हट गया। उसने गुस्से से भरी दहाड़ लगाई, लेकिन रोहन को जरा भी खुशी नहीं हुई। उल्टा उसका दबाव और बढ़ गया। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। पसीना ठुड्डी से टपक रहा था। लगातार टक्करों की वजह से उसकी दोनों बाहें लगभग सुन्न पड़ चुकी थीं। फिर भी उसने अपनी चौकसी जरा भी कम नहीं की। अचानक तेंदुआ अपने शरीर को स्प्रिंग की तरह समेटकर उछला। वो पास के एक पेड़ पर चढ़ा, फिर उसी का सहारा लेकर दिशा बदलते हुए रोहन के अंधे हिस्से से हमला कर बैठा। धत्तेरे की! रोहन ने घबराकर भाला घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो देर कर चुका था। विशाल तेंदुआ पूरी ताकत से उसकी छाती से टकराया। रोहन मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तेंदुए ने उसके कंधे को जमीन पर दबोच लिया। भाले का लकड़ी वाला डंडा उसकी छाती पर बुरी तरह दब गया। तेंदुए के सुई जैसे नुकीले दांत उसके गले से बस कुछ इंच दूर थे।
उसकी गर्म और बदबूदार सांसें सीधे रोहन के चेहरे पर पड़ रही थीं। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो किसी कार को उठाने की कोशिश कर रहा हो। ना, नहीं। उसके मुंह से टूटी हुई आवाज निकली। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई। यही उसका अंत था। कोई छिपी हुई शक्ति अचानक जागने वाली नहीं थी, कोई चमत्कार होने वाला नहीं था। तभी पूरे अखाड़े में एक कान फाड़ देने वाला बजर गूंज उठा। भू मुंह। अचानक खुलते हुए फाटक से एक इंसानी आकृति बिजली की रफ्तार से अंदर आई। उसने एक ही लात में भारी तेंदुए को रोहन के ऊपर से दूर उड़ा दिया। लाउडस्पीकर से एक यांत्रिक आवाज गूंजी, परीक्षण समाप्त। प्रतिभागी की मृत्यु की आशंका अत्यधिक पाई गई। आवाज पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहन की चेतना पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। पहले वो बहुत धुंधली थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। रोहन ने अचानक गहरी सांस लेते हुए आंखें खोल दी। वो घबराकर झटके से उठ बैठा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने धुंधली नजरों से चारों ओर देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? पास से किसी ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम जागृत संघ के चिकित्सालय में हो। रोहन ने उस दिशा में देखा। सामने सफेद लैब कोट पहने एक आदमी खड़ा था। वो अपने हाथ में पकड़े टैबलेट की स्क्रीन पर गहरी नजरें जमाए हुए था। डॉक्टर साफ तौर पर घबराए हुए मरीजों को संभालने के आदी थे। ये देखकर कि आसपास कोई विशाल ब्लैक लियोपर्ड नहीं है, रोहन थोड़ा शांत हुआ। मैं रोहन रॉय हूं, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छे, अब बताओ तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है? रोहन ने पीछे मुड़कर सोचा। वे खौफनाक खून जैसी पीली आंखें उसके दिमाग में कौंध गईं। मैं एक F रैंक येलो स्पॉटेड लियोपर्ड से लड़ा और हार गया। ठीक है, मुझे बस यही जानना था, डॉक्टर ने बिना ऊपर देखे कहा। जब भी तैयार हो जाओ, बाहर फ्रंट डेस्क पर रिपोर्ट कर देना। तुम्हारी चोटें गंभीर नहीं थीं, इसलिए अब तक तुम काफी हद तक ठीक हो चुके होगे। तुम्हारा दिन शुभ हो। डॉक्टर के बाहर जाते ही रोहन ने राहत की एक लंबी सांस ली। वो जिंदा था। एसोसिएशन के स्टाफ ने बिल्कुल आखिरी सेकंड में आकर उसकी जान बचाई थी। एसोसिएशन के प्रति उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह अब गहरा एहसानमंद होने का एहसास था। फिर भी वो अपना असली मकसद और उस कमीने को नहीं भूला था जिसने उसे यहां भेजा था। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, निको, रोहन बुदबुदाया। एक दिन जरूर। उसने वापस अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ गया। काउंटर के पीछे बैठी युवती बहुत परेशान दिख रही थी। साफ था कि उसे अपनी जॉब से नफरत है। आपका नाम? उसने सपाट लहजे में पूछा। रोहन रॉय। हॉलवे के आखिर में जो कमरा है, वहां अपने 20 ट्रायल के रिजल्ट्स लेने जाओ। रोहन ने सिर हिलाया। वो हर एक दीवार पर लगे साइन को पढ़ते हुए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा। पिछली बार जब उसने बिना सोचे समझे दिशा निर्देशों का पालन किया था, तो वो लगभग चीते का खाना बन गया था। वो दोबारा वैसी गलती नहीं करने वाला था। वो घुमावदार गलियारे के आखिर में पहुंचा और सावधानी से दरवाजा धकेला। उसने अपना पैर दरवाजे के नीचे टिका दिया ताकि वो उसे अंदर लॉक न कर दे। अगर वो फिर से फंस गया तो वो अपना आपा खो देगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वो जम गया। वही साधारण फर्श, कुशन वाली कुर्सियों की कतारें और वो विशाल वेटिंग एरिया। वो इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता था। ये वही 5वीं मंजिल का वेटिंग रूम था जहां से उसे पहले बाहर निकाला गया था। बैच 27 के करीब 20 उम्मीदवार अब भी वहां बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब था कि वो बहुत देर तक बेहोश नहीं रहा था। जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, एक तीखी जानी पहचानी आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। रोहन रॉय। उसने अपना सिर घुमाया। वही सख्त महिला अधिकारी दीवार के सहारे टिकी खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह सपाट और ठंडे थे। ये पहली बार था जब उसने उसका असली नाम लिया था। आपने मुझे बुलाया? रोहन ने अपने कंधों को सिकोड़ते हुए पूछा। अधिकारी ने अपनी टैबलेट टैप की। हां, तुम यहां अपने 20 ट्रायल का रिजल्ट लेने आए हो। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। वो पहले से ही जानता था कि ये कैसे होने वाला है। उसे जमीन पर पटक दिया गया था और वो बेहोश हो गया था। वो बस ऑफिशियल फेलियर नोटिस का इंतजार कर रहा था ताकि वो आखिरकार जाकर सही तरीके से रजिस्टर कर सके। अधिकारी ने अपनी स्क्रीन पर देखा। पार्टिसिपेंट रोहन रॉय, F रैंक लाइव 20 ट्रायल। ओपोनेंट येलो स्पॉटेड लेपर्ड। रोहन ने बुरा सुनने के लिए खुद को तैयार किया। रिजल्ट पास। रोहन की पलकें झपकीं।
क्या? तुम पास हो गए, अधिकारी ने दोहराया। रोहन पूरी तरह दंग रह गया। रुकिए, अगर मैं पास हो गया तो सुपरवाइजर ने ट्रायल को बीच में क्यों रोका? उस सख्त महिला ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। ट्रायल जल्दी नहीं रोका गया था, अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम 6 मिनट और 3 सेकंड तक टिके रहे। मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 मिनट है। सुपरवाइजर इसलिए बीच में आया क्योंकि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन तेजी से गिर रही थी। अगर जारी रखते तो मौत तय थी। अंदर जाने से पहले रूल्स नहीं सुने थे क्या? त्योहान का जबड़ा खुला का खुला रह गया। वो टाइम लिमिट से ज्यादा देर तक टिका रहा था। इसके अलावा उसने अपनी ठंडी नजर उस पर टिकाते हुए कहा, तुमने दूसरा परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड भी पार किया है। दूसरा थ्रेशोल्ड? रोहन ने हैरानी से पूछा। हां, सिर्फ जिंदा रहना पहला स्तर है। उससे ऊपर है ट्रायल के दौरान बीस्ट को सफलतापूर्वक घायल करना। रोहन की आंखें फैल गईं। उसे लगा वो गलत सुन रहा है। वो भी पास कर लिया? तुमने कई क्वालिफाइंग स्ट्राइक्स लगाए, उसने सपाट स्वर में कहा। कोई भी घातक नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड पूरा हुआ। तुम किस्मत वाले थे, इसे स्किल मत समझना। तुम्हारी फंडामेंटल्स कमजोर थीं, मूवमेंट्स बेकार थे और वेपन कंट्रोल लगभग शून्य था। तुम सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इमरजेंसी रिएक्शंस पर जिंदा रहे। रोहन का चेहरा थोड़ा खिंचा, पर वो बहस नहीं कर सकता था। हर शब्द कड़वा सच था। फिर भी उसकी एक्साइटमेंट छिप नहीं रही थी। पास तो पास है, तो रिवॉर्ड क्या है? अधिकारी की भौं हल्की सी हिली। तुम $4,50,000 ले सकते हो या उसी वैल्यू का एक जेनेटिक आर्मामेंट चुन सकते हो। जेनेटिक आर्मामेंट? रोहन का दिल उछल पड़ा। $4,50,000 खुले बाजार में बस एक एवरेज बीस्ट वेपन खरीदने लायक था, लेकिन उसके लिए यह मौका खास था। उसके पास इवोल्यूशन जीन था। अगर उसका काम नाम जैसा ही था, तो एक असली जेनेटिक वेपन उसके फ्यूचर के लिए परफेक्ट शुरुआत हो सकता था। खाली घूरते ही रहोगे? अधिकारी ने झुंझलाकर कहा। रोहन ने हल्की खांसी की। सॉरी, रजिस्ट्रेशन और रिवॉर्ड लेने के लिए कहां जाऊं? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तुम्हारे बेहोश रहने के दौरान हो चुका है, उसने एग्जिट की ओर इशारा करते हुए कहा। रिवॉर्ड के लिए 10th फ्लोर पर जाओ। रोहन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। घुमावदार हॉलवेज पार किए, एलिवेटर ढूंढा और सीधे 10th फ्लोर पहुंच गया। पूरी मंजिल एक बड़े एक्सचेंज सेंटर जैसी लग रही थी। भीड़, काउंटर्स, डिजिटल स्क्रीन्स। 1 घंटे से ज्यादा लाइन में खड़े रहने के बाद आखिर उसका नंबर आया। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर देखा। कैसे मदद कर सकती हूं? मैं अपना 20 ट्रायल रिवॉर्ड लेने आया हूं, रोहन ने साफ आवाज में कहा। उसने उसके डिटेल्स वेरीफाई किए और स्क्रीन पर आइटम्स की डिजिटल लिस्ट खोल दी। रोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने ऑप्शन स्क्रॉल किए और तुरंत सिलेक्शन कर दिया। वेपन टाइप जेनेटिक आर्मामेंट, स्पेयर। चुनाव साफ था। अरीना में स्पेयर ने उसकी जान बचाई थी। उसने लियोपर्ड को दूरी पर रखा था। अगर उसके हाथ में स्वॉर्ड या डैगर होता तो वो अब तक मरा हुआ होता। कम से कम वेपन खरीदने की झंझट तो बची। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, $1,00,000 के स्टाइपेंड से वो बस एक सस्ता बेसिक वेपन खरीद सकता था। अब वो एक असली जेनेटिक आर्मामेंट लेकर जा रहा था। रोहन ने अपने हाथ में रखी छोटी सी लाल चमकती रोशनी की स्फीयर को देखा। वो पूरी तरह भारहीन थी। 1 सदी की रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट अब तक नहीं समझ पाए थे कि ये चीजें असल में काम कैसे करती हैं। 20 से मिलने वाले जीन्स और जेनेटिक आर्मामेंट्स रोशनी के गोलों ऑर्ब्स की तरह गिरते थे। जीन्स एक कंचे मार्बल के आकार के होते थे, जबकि आर्मामेंट्स टेनिस बॉल जितने बड़े। उनकी रैंक रंगों से तय होती थी। F रैंक के लिए लाल, E के लिए नारंगी, D के लिए पीला, C के लिए हरा, B के लिए नीला और A के लिए बैंगनी। सबसे बेहतरीन S रैंक की चीजें शुद्ध सफेद रंग में चमकती थीं। रोहन का नया वेपन कुछ बहुत खास नहीं था, जैसा कि उसकी स्टेटस स्क्रीन ने कंफर्म किया। F रैंक जेनेटिक आर्मामेंट, हॉर्न्ड रैबिट स्पीयर। हॉर्न्ड रैबिट्स ओरिजिन रियम के सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स थे। ये इंसानी शहरों के ठीक बाहर भारी तादाद में पाए जाते थे, जहां नए अवेकन लोगों को भेजा जाता था। जाहिर है, उस स्पीयर की नोक बिल्कुल उस खरगोश के नुकीले सींग जैसी दिखती थी। ओरिजिन रियम खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य था। इंसानों ने इसे एक्सप्लोर करने में 100 साल बिता दिए थे, लेकिन वे इसके विशाल विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा ही मैप कर पाए थे। धरती के उलट ओरिजिन रियम कोई ग्रह नहीं था। ये एक बिल्कुल सपाट सतह थी जो अनंत तक फैली हुई थी। हालांकि वहां भी 24 घंटे का दिन और रात का साइकिल था, पर वो विज्ञान के सभी नियमों को चुनौती देता था।
पास खड़े कुछ अवेकेंड लोगों की शक भरी नजरों को भांपते हुए रोहन ने जल्दी से उस स्पीयर को अपनी सोल के साथ रजिस्टर कर लिया। शहर में लूटपाट कम होती थी, पर जंगल में लोग सामान के लिए जान ले लेते थे। एक बार कोई आइटम या जीन स्टेटस स्क्रीन पर रजिस्टर हो जाए तो वो हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाता था। उसे न तो गिराया जा सकता था, न चुराया जा सकता था, और न ही मरने के बाद लूटा जा सकता था। उसने अपडेट चेक करने के लिए अपनी स्क्रीन खोली। नेम रोहन रॉय, रैंक F, टैलेंट एवोल्यूशन जीन 0% जीन्स, जेनेटिक आर्मामेंट्स। F रैंक हॉर्न रैबिट स्पीयर। अब काफी बेहतर लग रहा है, रोहन ने राहत की सांस लेते हुए बुदबुदाया। वो अब आधिकारिक तौर पर एक पूरी तरह तैयार अवेकेंड था। अब उसे अपने खाली स्लॉट को भरने के लिए बस एक कॉम्बैट जीन ढूंढना था। रोहन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अवेकेंड एसोसिएशन से बाहर निकला। उसके बैंक में पैसे थे और ओरिजिन रियम में जबरन एंट्री के लिए 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब दिल खोलकर खर्च करने का समय था। उसके पास वेपन तो था, पर उसे अभी आर्मर और बाकी सप्लाईज की जरूरत थी। वो सड़क के किनारे गया और एक ट्रांसपोर्ट पोल पर लगे बटन को दबाया। आसमान से एक चमकती हुई हावर टैक्सी नीचे आई और उसके दरवाजे खुल गए। आज से पहले रोहन पैसे बचाने के लिए घंटों पैदल चलता था, पर अब वो एक अवेकेंड था और उसे उसी तरह जीना था। वो टैक्सी में चढ़ा, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वो अपने नए स्पीयर को टेस्ट करने के लिए बेताब था। अगर वो ब्लैक लियोपर्ड फिर से उसके रास्ते में आया तो इस बार लड़ाई का अंजाम बहुत अलग होगा। रोहन अपने नए वेपन के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था। F रैंक की चीजें आम थीं और नकद पैसों से आसानी से खरीदी जा सकती थीं, उन रेयर सी रैंक गियर की तरह नहीं जिन्हें मशहूर अवेकेंड लोग दिखाते फिरते थे। डिंग, उसकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन चमका। अकाउंट बैलेंस $1,00,000 जमा किए गए। नया अटैचमेंट, बेसिक ओरिजिन एनर्जी ट्रेनिंग मैनुअल की एक कॉपी। शुक्र है सरकार आखिर इतनी कंजूस भी नहीं है, रोहन बुदबुदाया जब हावर टैक्सी एलिट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंची। उसने जिज्ञासा में वो 10 पन्नों की फाइल खोली। उसकी आंखों की पुतलियां हैरानी से सिकुड़ गईं। इस मैनुअल में यह समझाया गया था कि जीन्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए और F रैंक से E रैंक तक कैसे इवॉल्व किया जाए। एक ऐसा राज जो कभी पब्लिक को नहीं बताया गया था। यह रहस्य था ओरिजिन एनर्जी। हर अवेकेंड स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन सिर्फ नेचुरल एब्जॉर्प्शन पर निर्भर रहने से रैंक बढ़ाने में दशकों लग जाते थे। इस मैनुअल की मदद से कोई टैलेंटेड फाइटर कुछ ही महीनों में ब्रेक थ्रू कर सकता था। ओरिजिन एनर्जी तुम्हारी पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर को रिफाइन करती है, तुम्हारे बॉडी और माइंड दोनों को टेम्पर करती है। रोहन ने स्क्रीन पर पढ़ा, जब यह रिफाइनमेंट अपनी लिमिट तक पहुंच जाए तब तुम ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सकते हो। सर्वाइवल टैलेंट और लक पर डिपेंड करता है। टेक्स्ट के अंत में एक सख्त वार्निंग थी। ब्रेक थ्रूज बहुत खतरनाक होते थे। अगर कोई अवेकेंड नेक्स्ट रैंक में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाए तो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाती थी और उसमें स्टोर्ड सारी एनर्जी एक बड़े एक्सप्लोजन में फट पड़ती थी। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने ब्रेक थ्रूज ओरिजिन रियम के दूर दराज और सुनसान वाइल्डरनेस में जाकर करने का फैसला करते थे। डेस्टिनेशन अराइव्ड। $125.42 डिडक्टेड। टैक्सी की ऑटोमेटेड आवाज गूंजी। रोहन ने फाइल बंद की और शहर के सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट में उतर गया, जहां चारों ओर सिर्फ हाई एंड स्टोर्स थे जो खास तौर पर अवेकेंड एलीट के लिए बने थे। 1 घंटे बाद रोहन फिर से एक और हावर टैक्सी में बैठा, इस बार पूरी तरह तैयार। उसने मैटे ब्लैक रंग का एक स्ट्रीमलाइन फ्लेक्सिबल लेदर आर्मर पहन रखा था जो एक डिफेंसिव F रैंक 20 से बनाया गया था। उसके साथ मैचिंग मेडिवल स्टाइल हेलमेट भी था, जिसे उस मॉन्स्टर की बोन से रीइंफोर्स किया गया था ताकि सिर को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। इस सेट ने मेरे $40,000 ले लिए, रोहन ने स्ट्रैप्स ठीक करते हुए बुदबुदाया। अब ये काम का होना ही चाहिए। उसने वाइल्डरनेस सर्वाइवल गियर और कैंपिंग सप्लाईज पर और $10,000 खर्च किए थे। न्यूबीज हमेशा ओरिजिन रियम के भीतर किसी प्रोटेक्टेड ह्यूमन सिटी से शुरुआत करते थे, लेकिन असली हंटिंग तो बाहर के खतरनाक वाइल्ड में होती थी। उसे हर चीज के लिए तैयार रहना था। अपना बैंक बैलेंस देखते हुए रोहन ने गहरी सांस ली। मैंने सिर्फ 1 आवर में अपनी आधी नेटवर्थ उड़ा दी। कल ये खर्च वाकई काम आना चाहिए। रोहन वापस अपने छोटे अपार्टमेंट में पहुंचा। अपना नया गियर चेक करने के बजाय वो सीधे ऑनलाइन गया। अवेकेंड बनने के बाद अब उसे प्राइवेट फोरम्स का एक्सेस मिल चुका था।
ऐसे फोरम्स जिन्हें आम नागरिक देख भी नहीं सकते थे। मैं पेज पूरे ह्यूमन डोमिनियन की खबरों से भरा हुआ था। एक हेडलाइन ने उसका ध्यान खींचा। कमांडर विक्ट्री ने एलियन होप्लाइट फोर्स के खिलाफ एक और बैटल जीत ली। इंसान ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे और न ही सबसे ताकतवर। ओरिजिन रियम की एक्सप्लोरेशंस ने एलियन रेसेस के साथ ब्रूटल रिसोर्स वॉर्स छेड़ दी थीं। इन रेसेस में सबसे ताकतवर होप्लाइट्स थे, जबकि ह्यूमंस सिर्फ सोलर सिस्टम को कंट्रोल करते थे। होप्लाइट्स 10 स्टार सिस्टम्स पर राज करते थे। ओरिजिन रियम में ह्यूमन डोमेन सिर्फ 10 मिलियन किलोमीटर के एक छोटे जोन तक फैला था, जबकि होप्लाइट टेरिटरी लगभग उससे 5 गुना बड़ी मानी जाती थी। इस गैप के बावजूद इंसानियत काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। वे एक सदी से भी कम समय से इस रियम को एक्सप्लोर कर रहे थे, जबकि एलियन रेसेस का इतिहास हजारों साल पुराना था। बहुतों का मानना था कि ह्यूमंस जल्द ही उन्हें पीछे छोड़ देंगे। रोहन ने बैटलफील्ड न्यूज को छोड़ दिया और जल्दी से बिगिनर्स के लिए पिंड ऑफिशियल गाइड पर क्लिक किया। उसका टाइटल था योर फर्स्ट वेंचर इनटू द ओरिजिन रियम, अ गाइड फॉर सोलो न्यूबीज। रोहन ने लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज का जिक्र था, ओरिजिन ऊर्जा। उसमें लिखा था, ओरिजिन ऊर्जा ही हमारी शक्ति का मूल स्रोत है। ओरिजिन रियम के भीतर इसकी सघनता हमारे ब्रह्मांड की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि वहां पहुंचने के बाद ही अपनी बुनियादी प्रशिक्षण विधि का अभ्यास शुरू करें। उस वातावरण में ऊर्जा को महसूस करना कहीं अधिक आसान होता है। इसके बाद दूसरा विषय था, तुम्हारे आगमन का स्थान। उसमें लिखा था, पहली बार ओरिजिन रियम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को किसी मानव बस्ती वाले शहर में ही भेजा जाता है, लेकिन सभी शहर एक जैसे नहीं होते। उन्हें अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। स्टॉर्मलाइट, एवरमिस्ट और लिंडारा जैसे प्रथम स्तर के शहर सबसे अधिक आबादी वाले हैं। ये समृद्ध संसाधन क्षेत्रों के पास स्थित हैं। इन शहरों में नए लोगों के जीवित बचने की संभावना 99% से भी अधिक होती है। द्वितीय और तृतीय स्तर के शहर बाहरी क्षेत्रों के अधिक निकट होते हैं। वहां खतरा कहीं ज्यादा होता है, लेकिन इनाम भी उतने ही बड़े मिलते हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी बिंदु था, अन्वेषण की समय सीमा। उसमें लिखा था, तुम्हारे पास ठीक 1 सप्ताह का समय होगा। 7 दिन पूरे होते ही प्रणाली तुम्हें अपने आप पृथ्वी पर वापस भेज देगी। तुम उससे पहले लौट नहीं सकते। इस पूरे सप्ताह का हर एक पल बेहद कीमती है। जितना संभव हो दैत्यों का शिकार करो और ओरिजिन क्रिस्टल इकट्ठा करो। ये अत्यंत मूल्यवान संसाधन है और साधना का मुख्य आधार भी। लेख छोटा था, लेकिन उसने रोहन की पूरी योजना बदल दी। उसने तय किया कि वो अभी अपनी प्रशिक्षण विधि का अभ्यास नहीं करेगा। वो इंतजार करेगा जब तक ओरिजिन रियल में प्रवेश नहीं कर लेता। जहां तक उतरने की जगह का सवाल था, उसे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो दूसरे स्तर के शहर में पहुंचे या तीसरे स्तर के। पहले स्तर के शहर में 99% जीवित रहने की संभावना सुनने में भले ही शानदार लगती थी, लेकिन रोहन एक ऐसा रहस्य जानता था जिसके बारे में ज्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते थे। यही ओरिजिन रियल्म का सबसे चौंकाने वाला नियम था। ओरिजिन रियल्म के भीतर होने वाली मृत्यु स्थायी नहीं होती। अगर कोई वहां मर जाता तो उसका सब कुछ खत्म नहीं होता। उसे बस बेहद कमजोर अवस्था में वापस पृथ्वी भेज दिया जाता। लेकिन इसके बाद पूरे 1 महीने तक वो दोबारा ओरिजिन रियल्म में प्रवेश नहीं कर सकता था। यही सुरक्षा लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने का साहस देती थी। शक्ति, दौलत और दुर्लभ खजानों के लिए हर जागृत व्यक्ति मौत से खेलना स्वीकार कर लेता था, लेकिन बड़े इनाम हमेशा बड़े जोखिम लेकर आते थे। पृथ्वी पर किसी जागृत व्यक्ति को लूटना लगभग असंभव था, लेकिन ओरिजिन रियल्म में नियम पूरी तरह बदल जाते थे। वहां मिलने वाले नए जीन या आनुवंशिक आयुध तुरंत अपने शरीर में समाहित नहीं किए जा सकते थे। उन्हें अपने साथ लेकर चलना पड़ता था। अगर 1 सप्ताह पूरा होने से पहले कोई तुम्हें मार देता तो तुम्हारे पास मौजूद सारी नई लूट उसी की हो जाती। सिर्फ वही वस्तुएं सुरक्षित रहती जो प्रवेश करने से पहले तुम्हारी स्थिति में पहले से दर्ज थीं। रोहन ने मन ही मन कहा, अगर ऐसा है तो मैं तो दूसरे या तीसरे स्तर के शहर में जाना ही पसंद करूंगा। पहले स्तर के शहरों में अनुभवी जागृत लोगों की इतनी भीड़ रहती थी कि नए लोगों के लिए संसाधन बेहद महंगे और मुश्किल से मिलते थे। इसके विपरीत कम आबादी वाले और ज्यादा खतरनाक बाहरी शहरों के आसपास का विशाल इलाका अब भी लगभग अनछुआ था। वहां अवसर भी ज्यादा थे और इनाम भी। रोहन ने घड़ी की ओर देखा। उसे जागृत हुए 8 घंटे बीत चुके थे। अब ओरिजिन रियल्म में प्रवेश करने से पहले उसके पास तैयारी के लिए केवल 16 घंटे बचे थे। वो फ्री फॉरम पोस्ट पढ़ता रहा,
जब तक उसकी आंखें भारी नहीं हो गईं और आखिरकार वो सो गया। 16 घंटे बाद रोहन अपने काउच पर बैठा फाइनल मिनट को 0 तक जाते देख रहा था। मैंने सुना है एक पोर्टल खुलता है और तुम्हें अंदर खींच लेता है, उसने धीमे से कहा। उसकी घबराहट के बीच एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। वो अकेला रहता था। उसके पेरेंट्स उसके बचपन में ही गुजर चुके थे और वो इकलौता बच्चा था। उसके जाने पर उसे याद करने वाला कोई नहीं था। उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़े 2.5 मीटर लंबे स्पीयर की तरफ देखा। उस सुबह उसने पहली बार अपने हॉर्न रैबिट स्पीयर को समन किया था। उसमें एक लंबी गहरे रंग की वुडन शाफ्ट थी जिसके ऊपर हॉर्न रैबिट का घूमता हुआ नुकीला हॉर्न लगा था। वो इतना लंबा था कि अपने छोटे अपार्टमेंट के अंदर उसे चलाकर टेस्ट करना मुमकिन नहीं था, वरना सीलिंग में छेद हो जाता। अचानक उसके सामने की जगह को चीरती हुई रोशनी का एक घूमता हुआ पुंज खुल गया। हो! रोहन हाँफ उठा। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। एक अदृश्य ताकत ने उसके शरीर को जकड़ लिया और आगे खींचने लगी। ओरिजिन रियम के बुलावे से बच निकलना पूरी तरह नामुमकिन था। सिस्टम नोटिफिकेशन, यू आर नाउ एंटरिंग द ओरिजिन रियम। पूरी दुनिया घूमते हुए रंगों के धुंधले भंवर में घुल गई। रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को तोड़कर फिर से जोड़ा जा रहा हो, जैसे कोई विशाल चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दी जाए ताकि वो किसी ताले के छेद से निकल सके। दर्द नहीं था, बस एक बहुत अजीब एहसास था। फिर उसकी सेंसेस अचानक वापस हकीकत में लौट आईं। रोहन ने खुद को एक विशाल गोल स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया जिसके ऊपर चमकता हुआ नीला आसमान और एक जाना पहचाना सफेद सूरज था। उसके आसपास दर्जनों नए अवेकेंड मटेरियलाइज हो रहे थे। सब हैरानी में पलके झपका रहे थे। क्या मैं अब भी वही असली रोहन हूं? उसने सोचा। उसका दिमाग टेलीपोर्टेशन की वजह से थोड़ा धुंधला था। उसने उस ख्याल को झटक दिया और भीड़ के साथ शहर की गलियों की ओर बढ़ गया। ओरिजिन रियम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम नहीं करती थी, इसलिए वहां की आर्किटेक्चर रेनेसांस यूरोप जैसी लगती थी, स्टोन बिल्डिंग्स और घुमावदार गलियों से भरी हुई। उसे तुरंत अपनी लोकेशन समझनी थी। क्या वो किसी सेफ टियर 1 सिटी में था या किसी टियर 2 या टियर 3 जोन के वाइल्ड वेस्ट जैसे इलाके में आ गिरा था? लगता है किसी से पूछना ही पड़ेगा, रोहन ने अपने स्पीयर को कसकर पकड़ते हुए कहा। रोहन चारों ओर देख ही रहा था कि उसे अपने आसपास का अंदाजा हो सके। तभी एक डरपोक सी आवाज ने उसे रोक दिया। एक युवा लड़की जो उससे लगभग एक सिर छोटी थी, घबराते हुए उसके पास आई। वो पूरी तरह डरी हुई दिख रही थी। हाय, सॉरी आपको परेशान कर रही हूं, वो हकलाते हुए बोली। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मैं अभी कहां हूं? रोहन ने पलकें झपकाईं और अपने विचार समेटे। उसे समझ नहीं आया कि उसने भीड़ में से उसे ही क्यों चुना। वो खुद भी उतना ही अनजान था जितनी वो। काश मैं मदद कर पाता, रोहन ने नरमी से कहा, कोशिश करते हुए कि उसका लहजा ऊंचा न लगे। लेकिन मैं भी ठीक तुम्हारी ही तरह हूं। हम सब हैं। क्या मतलब? सेम सिचुएशन? लड़की और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। और आपको क्यों लगा कि मुझे पता होगा कि हम कहां हैं? रोहन ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत सच्चाई समझ गया। उसने सिर्फ साधारण जीन्स और स्लीवलेस व्हाइट शर्ट पहनी थी, न आर्मर न वेपन। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं था, रोहन ने सोचा। इसे भी यहां पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड खींच लाया गया है। सुनो, रोहन ने कहा और अपने स्पीयर को अनसमन कर दिया ताकि उसके हाथ खाली हो जाएं। फिर उसने उसे संभालने के लिए बहुत हल्के से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। हम ओरिजिन रियल्म में हैं। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हर इंसान को करीब 24 घंटे पहले अवेकन किया गया था और पहली बार यहां समन किया गया है। इसमें तुम भी शामिल हो। लड़की की आंखें फैल गईं और वो तेजी से सांस लेने लगी। उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिखने लगा। घबराओ मत, रोहन ने जल्दी से समझाया। मुझे लगता है तुम्हारा नेचुरल अवेकनिंग हुआ है। आजकल ये बहुत रेयर है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसके लिए यही सबसे सही एक्सप्लेनेशन है। क्या मतलब? उसने हांफते हुए पूछा। आप कह रहे हैं कि मैं अब अवेकेंड हूं? चारों तरफ देखो, रोहन ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। क्या ये जगह तुम्हें तुम्हारी दुनिया जैसी लगती है? लड़की ने रेनेसांस स्टाइल बिल्डिंग्स की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं मरने वाली हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, रोहन ने तुरंत बीच में कहा। अगर तुम मर भी गई तब भी यहां मौत आखिर नहीं है। अगर यहां डेथ हो जाती है तो सिस्टम तुम्हें सीधे अर्थ पर वापस भेज देता है। कुछ समय तक थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, लेकिन तुम ठीक रहोगी। रोहन ने अगले 10 मिनट उसे शांत कराने में लगाए। उन्होंने एक दूसरे को अपने नाम बताए, जिससे उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। उसका नाम एलेन राइकर था
हैरानी की बात यह थी कि वो भी 18 साल की थी और उसने भी एक दिन पहले ही अपनी तीसरी और आखिरी स्कूल अवेकनिंग सेरेमनी फेल की थी। किसी तरह उसके बाद उसका नेचुरल अवेकनिंग हो गया था। रोहन ने उसकी मदद करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 24 घंटे पहले वो खुद भी उतना ही खोया हुआ और डरा हुआ था। वो जानता था कि ऐसे समय में किसी मददगार हाथ की कितनी कीमत होती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एलेन ने पूछा। अब तक काफी संभल चुकी थी। शुरुआती शौक उतरने के बाद उसने हैरान करने वाली तेजी से खुद को संभाल लिया था। रोहन ने नोटिस किया कि उसे ओरिजिन रियम के बारे में काफी कुछ पता था, जिससे लगा कि शायद वो किसी अमीर फैमिली से आती है जहां अवेकेंड रिश्तेदार हों। सच तो यह था कि अब वो थोड़ी एक्साइटेड भी लग रही थी। मेरा ख्याल है हम टीम अप कर सकते हैं, रोहन ने कहा। क्या तुम्हें स्कूल में लड़ना सिखाया गया था? नहीं, स्कूल में नहीं, एलेन ने जवाब दिया, लेकिन मेरे फादर ने सिखाया है। यह तो बहुत अच्छा है, रोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सच कहें तो शायद उसे असली कॉम्बैट के बारे में रोहन से ज्यादा पता था। उसने उससे और कुछ पूछताछ नहीं की। उनके सामने एक लंबा हफ्ता था और 1 से 2 होना हर हाल में बेहतर था।